Hello students, here our next lecture of class 7th, chapter 11, subject science, transportation in animals and plants. तो हमने स्टार्ट किया था ना पौधों और जंतुओं में परिवहन हमने स्टार्ट किया था। हमने जाना था हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि ब्लड में आर्टरीज होती हैं, वेंस होती हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। ब्लड वेसल्स हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है और रेड ब्लड सेल्स होती हैं। रेड ब्लड सेल्स के पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन रेड को ब्लड को रेड कलर देता है। फिर वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती है। हमारी बॉडी में अगर जर्म्स हैं तो उनके अगेंस्ट फाइट करती है। और जैसे हमने पढ़ा था कि बूचो एक बार गिर गया था तो उसने देखा कि उसके जहाँ पे उसे लगी थी थोड़ी देर बाद रेड कलर का क्लॉट आ गया था, जिससे कि ब्लीडिंग उसकी स्टॉप हो गई थी। उसका लगे हुए में जो उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई थी, है ना। फिर हमने पल्स के बारे में जाना था। हमने कहा था कि यहाँ पे हम पल्स को काउंट कर सकते हैं। पल्स रेट के बारे में हमने जाना और हमने डायग्राम पढ़ा था कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, इसके बारे में बात करी थी। हमने हार्ट की बात करी थी, हार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। और फिर ऐसे हमने स्टेथोस्कोप के बारे में जाना था। हमने कहा था कि डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप बनाना हमने सीखा था, कैसे हम आर्टिफिशियल स्टेथोस्कोप हम बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे एक्सक्रीशन इन एनिमल में जो एक्सक्रीशन होता है उसकी हम बात कर रहे थे, कैसे वो अपना वेस्ट जो वेस्ट प्रोड्यूस है उसको कैसे वो बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसके बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज, और आई होप कि आप लोगों ने ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया होगा और आप उसी को देख के आज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, तो रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो आप याद कीजिए कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन यानी कि सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उस टाइम पे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, कैसे रिमूव किया जाता है बॉडी से, आपने पढ़ा था एक्सहेलेशन के टाइम पे, तो उसे रिकॉल कीजिए। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन, ये भी याद कीजिए कि कैसे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कैसे बॉडी उसे थ्रो आउट कर देती है, कैसे बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो इनके अलावा भी हमारी बॉडी में अदर मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं होती है। तो अब हम जानेंगे कि वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से कैसे रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, तो यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम, तो आप जान के शॉक हो जाओगे, आप जानेंगे कि कैसे ये अनवांटेड मटेरियल आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से बनते हैं और क्यों ये वेस्ट हो जाते हैं, क्यों हमारी बॉडी उनको वेस्ट बना देती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, जब भी सेल, अब देखो बॉडी में प्रेजेंट हर एक सेल अपना फंक्शन करती है ना, हर एक सेल का अपना अपना काम होता है। तो जब भी सेल वो अपना काम कर रहे होते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे को द सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ये क्या होते हैं टॉक्सिक यानी कि जहरीले होते हैं और इनको बॉडी से बाहर निकलना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि ये बॉडी से बाहर निकलें। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि बॉडी का वेस्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि बॉडी के वेस्ट को क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। उस सेल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती हैं, सेल जो वेस्ट को प्रोड्यूस करती है उसे रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, एक्सक्रिएशन। ओके, द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रिएशन फॉर्म्स द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, तो वो पार्ट्स जो कि इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एक्सक्रिएशन में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको क्या कह दिया जाता है, उस पूरे पार्ट को एक साथ एक्सक्रिएटरी सिस्टम कह दिया जाता है। इतना तो हम पढ़ चुके थे। तो आज और हमने यहाँ पे कोई एक चीज और पढ़नी है, यहाँ पे हमें बॉक्स में कुछ दिया गया है। द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे इन 1578 से 1657 तक की इनकी लाइफ है। तो इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे इनका नाम था, हार्वे इनका नाम था। इन्होंने डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इन्होंने बताया था कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बताया था कि कैसे सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। ओके, द करंट ओपिनियन इन दोज डेज वाज द ब्लड ऑसिलेट इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी, उस टाइम का जो ओपिनियन था, उस टाइम पे जो ये माना जाता था, इनके टाइम पे ये माना जाता था कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑसिलेट करती है किसको,
ब्लड जो होता है ऑसिलेट होता है वेसल से, बॉडी से जाता है, वेसल से जाता है, ये माना जाता था। फॉर हिज व्यूज, उनके अकॉर्डिंग हार्वे वॉज रिडिक्यूल्ड एंड वॉज कॉल्ड सर्कुलेटर। तो उस समय हार्वे जो थे रिडिक्यूल्ड थे और उन्होंने इसको सर्कुलेटर कह दिया, इस टर्म को सर्कुलेटर कहा। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट, तो इस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे पेशेंट अपने खो दिए थे। हावेवर बिफोर ही डाई, लेकिन अपने मरने से पहले हार्वेज आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वॉज जनरली एक्सेप्टेड एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। तो उसके बाद पहले तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि वो कुछ अच्छे वो नहीं दे पाए थे, एक्सपेरिमेंट्स नहीं दे पाए थे। लेकिन बाद में पता चला उनकी डेथ से पहले उन्होंने क्या कर लिया था, अच्छा इन्वेंशन कर लिया था, अच्छे एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, उन्होंने दुनिया को प्रूव कर लिया था। और उनकी डेथ से कुछ टाइम पहले ही जो ये सर्कुलेशन है इसको बायोलॉजिकली एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ हार्वे जो थे वो सही कह रहे थे, उनकी जो फाइंडिंग थी वो सही थी। ठीक है, तो इसीलिए विलियम हार्वे नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या दिया था, सर्कुलेशन दिया था। और इसी बेसिस पे आप उनको आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, जिस बेसिस पे उन्होंने हमें ये बताया था। ओके बेटा, नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन हमने पढ़ना है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, कैसे बॉडी में प्रेजेंट वेस्ट को वो बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो जो वेस्ट होता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट रहता है, आप देखो बेटा जो हम खा रहे हैं वो भी ब्लड से ही जा रहा है, यूजफुल चीज़ें भी ब्लड से ही जा रही हैं और हार्मफुल चीज़ें भी ब्लड से ही बाहर की जाएंगी। तो ऐसा वेस्ट जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उसको रिमूव करने की ज़रूरत होती है, बॉडी से उसको हटाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये वेस्ट हमारी बॉडी को नहीं तो खराब कर देगा, है ना। तो हाउ कैन दिस बी डन, अब ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए ब्लड को फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे हम वाटर को फिल्टर करते हैं, गंदा पानी होता है फिल्टर में हम डाल देते हैं, वो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है फिल्टर में रख देता है, बाकी प्योरिटीज़ को नीचे कॉर्नर में भेज देता है, दूसरे कॉर्नर में भेज देता है ना। तो ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक फिल्टर की तरह काम करती है, एक फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि ब्लड को साफ होने की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। ये फिल्ट्रेशन कैसे होता है बेटा, हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो किडनी होती है इनमें प्रेजेंट रहती है ब्लड कैपिलरीज। तो किडनी में प्रेजेंट जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो हेल्प करती है ब्लड को प्योर करने में। ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई हैं वो ब्लड किडनी में ले जाया जाता है और किडनी फिर उसे प्योर कर देता है। ठीक है, तो व्हेन द ब्लड रीच द 2 किडनीज, तो हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, तो ब्लड जब भी इन 2 किडनी में पहुंचता है इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। तो इसमें क्या होते हैं, इन किडनी में पहुंचते टाइम ब्लड में यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो अब इनका क्या होता है, द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। तो जो भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं किडनी उसे वापस भेज देती है ब्लड में। ठीक है, वापस जगहों में भेज देती है जहाँ जहाँ जरूरत होती है। द वेस्ट, अब जो वेस्ट है उसको किडनी क्या कर देती है, डिसॉल्व इन वाटर। वाटर हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट वाटर होता है उसमें डिसॉल्व, उसमें मिक्स कर देती है। आर रिमूव एज यूरिन, और यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से ये बाहर निकल जाता है। आप भी यूरिनेट करते हो ना, वॉशरूम जाते हो ना, तो ये क्या हो जाता है, ये वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी में बनता है। बार बार जो वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है वो होता है जो कि वाटर में मिक्स होकर भेज दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज बॉडी से बाहर हमारी निकलती जाएंगी। ठीक है बेटा, फ्रॉम द किडनीज से द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी में यूरिन बना और ये यूरिन से यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। देखिए ये किडनी है, यहाँ गई हमारी आर्टरीज और ये ब्लड कैपिलरीज गई। ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये जितना भी वेस्ट होता है उसे कैरी करती है और यहाँ पे को क्या बना देती है, यूरिन बना देती है। अब ये यूरिन कहाँ जाता है बेटा, ये यूरिन जाता है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ जाता है। ठीक है, और किसकी हेल्प से जाएगा, इस यूरेटर की जो पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ से यूरिन निकलता है, इस यूरेटर में जाता है और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में इसे भेज दिया जाता है। तो यही आपसे बोला जाता है कि फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। ट्यूब लाइक यूरेटर्स जो होते हैं
यहाँ से ये नीचे आने लगता है. इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड यूरेथ्रा. तो थोड़े टाइम के लिए ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है ये यूरिन, और ये बॉडी से बाहर पास हो जाता है. जब यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तो उसके बाद फील होता है कि यूरिनेशन होने लगेगा, यूरिनेशन को फील होता है, और धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, जैसे ही यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी, यूरेथ्रा तक पहुंचता है, धीरे धीरे नीचे जाता है और यूरेथ्रा ओपन होता है, और फिर ये यूरिन क्या कर दिया जाता है, एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मसल्स इसमें प्रेजेंट रहती है और यहाँ से ये रिलीज हो जाता है. ठीक है, तो द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो यानी कि हमारा ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन बना रहा है बेटा, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चारों के चारों पार्ट मिलके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन ये करते हैं. ओके, an adult human being normally passes about 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर. तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, उसकी बॉडी से 1 से 1.5 लीटर या 1.8 लीटर के आसपास यूरिन एक दिन में क्या होता है, रिलीज होता है. यानी कि इतने टाइम क्या होता है, यूरिनेशन होता है. ठीक है, द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर. तो यूरिन में कितना होता है, 95% तो वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट इसमें प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो इतना कुछ हमारे यूरिन कंटेन करता है. वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे. तो आपको ये समझ में आया ना बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आया, आपने बना रखा होगा ना, और आपने बनाया है तो मुझे इसकी पिक्चर सेंड कीजिए, आप पिक्चर दिखाइए मुझे कि आपने कितना अच्छा बनाया है, मैं भी देखना चाहती हूँ आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. आप आया ना समझ में कैसे होता है, जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो ब्लड में मिक्स होके किडनी तक जाता है. किडनी उस जो प्योर ब्लड है उसे तो वापस भेज देती है, लेकिन जो इम्प्योर ब्लड है उसे यहाँ पे रखती है और उसके बाद यूरेटर में इनको डाल देती है. जैसे इसी से लगे हुए हैं ना, देखिए, तो यूरेटर में आया तो ये यूरिन बन जाता है, जो वेस्ट होता है वो यूरिन बन जाता है, और ये यूरेटर में आके अब यूरिनरी ब्लैडर से ज्वाइन है तो यूरिनरी ब्लैडर में चले जाता है ये यूरिन. अब जब ये यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है तो थोड़े टाइम तक यहाँ स्टोर होता है. जब ये यूरिनरी ब्लैडर ऐसे ही वेस्ट से भर जाता है तो फिर फील होता है यूरिनेशन के लिए, और धीरे धीरे ये यूरिन नीचे आता है और यूरिनरी ओपनिंग तक पहुंच जाता है और इसे पास आउट कर दिया जाता है. तो यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये 4 चीजें होती हैं. यूरिनरी ओपनिंग होती है, तो ये 4 चीजें मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है जो बॉडी से वेस्ट को निकालता है. फिर बोल रहा है कि वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे. तो हमने सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि हमें कितना पसीना, स्वेट मीन्स पसीना, पसीना होता है ना जिस दिन बहुत गर्मी होती है, गर्मी के दिनों में जब बहुत गर्मी होती है तो पसीना पसीना हो जाते हैं सभी लोग. तो द स्वेट कंटेन वाटर. तो इस स्वेट में भी क्या होता है, वाटर होता है और सॉल्ट होता है, जो कि एक इम्प्योरिटी ही है हमारे बॉडी के. ठीक है, बूजो हैज सीन दैट समटाइम इन समर वाइट पैचेज आर फॉर्म्ड ऑन आर क्लोथ. तो बूजो ने देखा कि कभी कभी समर टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे हमारे जो कपड़े हैं उनमें वाइट पैचेस हो जाते हैं. ठीक है, वाइट वाइट धब्बे हो जाते हैं, स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म, आर्म्स के अंदर वाला जो एरिया होता है वहां पे. दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट. ये मार्क कैसे लगते हैं बेटा, ये मार्क पसीने की वजह से होते हैं. और पसीने की वजह से कैसे होते हैं, क्योंकि पसीने में सॉल्ट प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो पसीने में जो सॉल्ट प्रेजेंट है उसकी वजह से इसमें ये मार्क रह जाते हैं या ये पैचेस रह जाते हैं. ओके, डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन. क्या स्वेट का या पसीने का कोई और काम भी होता है. तो वी नो दैट द वाटर कैप्ड इन एन अर्थन पॉट, यानी कि मटका इज कूलर. आपको याद है, आपको ध्यान होगा, आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो, आप घर में ये करते होगे. आपको अगर मटके में पानी रखा जाता है तो वो ठंडा ही रहता है ना, बहुत ठंडा ठंडा सा होता है, बहुत ही टेस्टी भी होता है. दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट. ये किस चीज की वजह से होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पॉट के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वहां से वाटर इवेपोरेट होते रहता है, विच कॉजेज कूलिंग, जिसकी वजह से ठंडा होता है, जिस वजह से पानी ठंडा होता है.
तो सिमिलरली ठीक वैसे ही व्हेन वी स्वेट, जब हमें पसीना आता है तो इट हेल्प टू कूल आवर बॉडी, तो ये हेल्प करता है, जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा उतना ज़्यादा थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा हमें फील होता है, तो स्वेटिंग जो होती है हमें ठंडा करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, पहेली क्या कह रही है, पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर अदर एनिमल ऑल्सो यूरिनेट, पहेली जानना चाहती है कि क्या और भी ऐसे एनिमल होते हैं जो यूरिनेट करते हैं, तो बेटा ऑफ कोर्स यस, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि यूरिनेट करते हैं, है ना। उसको तो आपने देखा भी होगा, डॉग, कैट वगैरह को। तो चलिए जानते हैं आपको इस ग्रीन बॉक्स में क्या दिया गया है। The way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depends on the availability of water, तो एक ऐसा तरीका जिसमें कि वेस्ट केमिकल बॉडी से रिलीज होते हैं, एनिमल की बॉडी से रिलीज होते हैं, वो डिपेंड करता है कि बॉडी में पानी कितना है, ठीक है। वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्या होता है, वेस्ट बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज, जैसे कि पानी में, एक्वेटिक एनिमल मीन्स ऐसे एनिमल जो कि पानी में रहते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश है, ये एक्सक्रीट करती है सेल वेस्ट एज अमोनिया, तो जैसे हम यूरिया को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में, ये किसको रिलीज करते हैं बेटा, अमोनिया को, ठीक है। अमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है। सम लैंड एनिमल लाइक बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स एक्सक्रीट सेमी सॉलिड, तो कुछ जैसे कि सांप है, लिजर्ड है, बर्ड है, ये सेमी सॉलिड को सीक्रेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। आपने बर्ड का देखा होगा एक्सक्रीशन। व्हाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड, तो इसमें जो व्हाइट कलर का जो कंपाउंड होता है वो यूरिक एसिड होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया, तो यूरिया क्या होता है, ह्यूमन का मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एंड समटाइम अ पर्सनस किडनी मे स्टॉप वर्किंग, अब देखिए होता क्या है ना, ड्यू टू सम रीजंस, कुछ इन्फेक्शन वगैरह या इंजरी की वजह से कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की किडनी काम करना बंद कर देती है। इस कंडीशन को किडनी फेलियर भी कहा जाता है बेटा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है। अब ये सारा काम तो किडनी कर रही थी, प्यूरिफिकेशन का काम तो किडनी कर रही थी, अब किडनी काम करना बंद कर देगी तो फिर क्या होगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब बोल रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर, किडनी फेलियर की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, अब ये वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा काम तो किडनी का था, किडनी उसे साफ रख रही थी। तो अब जो ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये हमारे ब्लड में, उस पर्सन के ब्लड में इंक्रीज होते ही रहते हैं, ठीक है। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस, ये इस टाइप के पर्सन जिंदा नहीं रह पाते हैं तब तक, अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड, तो इनकी फिल्टर पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, तो फिर इनको क्या किया जाता है, जब किडनी काम करनी बंद हो जाती है तो फिर क्या करते हैं बेटा, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल किडनीज, बहुत सारी आर्टिफिशियल वायर्स वगैरह का यूज किया जाता है, उनसे क्या किया जाता है, फिर आर्टिफिशियली बॉडी के बाहर से ही क्या किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ठीक है। जितनी भी इम्प्योरिटीज है ब्लड की उन्हें क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ओके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। तो आपने किडनी डायलिसिस नेम सुना होगा ना, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डायलिसिस। तो हमारी किडनी हेल्दी रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी पीना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा वेस्ट निकलता रहेगा, और अगर वेस्ट निकलता रहेगा तो इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं रहेगा, और इन्फेक्शन नहीं होगा तो किडनी हमेशा हमारी हेल्दी रहेगी, ओके। नाउ टर्न योर पेज नंबर 127। तो अभी तक तो हमने ट्रांसपोर्टेशन किस में पढ़ा था बेटा, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सब्सटेंसेस कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और कौन से सब्सटेंसेस जाते हैं, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन चैप्टर वन में यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। तो चैप्टर 1 में आपने सीखा कि कैसे प्लांट वाटर और मिनरल्स को लेते हैं सॉइल से, रूट्स के थ्रू, क्योंकि रूट्स क्या करती है, सॉइल में प्रेजेंट वाटर को, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, और फिर इसे लीव्स तक या पूरे बॉडी पार्ट्स तक, सारे लीव्स तक इनको पहुंचाती है ना। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, तो लीव्स क्या करती हैं, पत्तियां क्या करती हैं, खाना बनाने का काम करती है प्लांट के लिए। क्यों, क्योंकि लीव्स क्या होती है बेटा, ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, खाना बनाने में हेल्प करता है ना, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए फूड बनाने का काम करती है, यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उस पानी को, जो रूट से, जो सॉइल से मिला हुआ जो पानी
है, एनवायरनमेंट से मिला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका यूज करके फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो लीव्स होती हैं वो खाना बनाती है ना। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10, आपने चैप्टर 10 में पढ़ा है दैट फूड इज द सोर्स ऑफ energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose। तो आपने चैप्टर 10 में पढ़ा है कि फूड ही एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। फूड खाना खाने के बाद ही हमें एनर्जी मिलती है और हर एक सेल जो होता है, एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हर एक सेल होता है वो किसी भी अपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो द सेल यूज दिस एनर्जी, तो सेल इस एनर्जी का यूज करते हैं टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, तो अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ की बहुत वाइटल एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए इस एनर्जी का यूज करती हैं। तो देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर सेल कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए खाना होना जरूरी है। ठीक है, तो फूड ही होता है जो कि हर एक सेल को, किसी भी सेल को देयरफॉर फूड मस्ट बी अवेलेबल, काम करने के लिए खाने की जरूरत होती है, तो इसलिए हर एक सेल को खाना मिलना बहुत जरूरी है। किसी भी सेल के लिए खाने की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, तो क्या आपने कभी सोचा, क्या कभी आप वंडर हुए कि जो न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एब्जॉर्ब कैसे किए जाते होंगे रूट से और फिर उसके बाद लीव्स तक कैसे पहुंचाया जाता होगा? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, कैसे लीव्स खाना बनाती हैं, एंड कैरी टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड, और उन पार्ट्स तक कैसे पहुंचाती हैं जो कि खाना नहीं बना सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना, लीव्स खाना बना रही है, उसके हाथ पैर तो है नहीं, उसके बावजूद भी वो खाना बना रही है। खाना बनाने के बाद वो खुद तो खा रही है, साथ ही साथ उन पार्ट्स को भी वो दे रही है खाना जो पार्ट्स नहीं बना पाते हैं, जो ग्रीन पार्ट्स नहीं होते, जैसे स्टेम ग्रीन नहीं होता है ना किसी किसी प्लांट का, तो वो उसे भी खाना देती है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे ऐसा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सबसे पहले जानते हैं कि पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, या वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ओके, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट, तो प्लांट हमें पता है कि वाटर और मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, हमें पता है। द रूट्स हैव रूट हेयर, रूट्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया, रूट हेयर क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, किसका, सरफेस एरिया ऑफ द रूट, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर। तो जो रूट हेयर हैं वो रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, और क्यों इंक्रीज कर देते हैं, ताकि वो वाटर और मिनरल जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी को, जो वाटर में डिसॉल्व हैं, उन सभी को एब्जॉर्ब कर सकें, अपने अंदर वो ले सकें। ठीक है, इसलिए रूट हेयर क्या होते हैं, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, तो जो रूट हेयर होते हैं वो वाटर में वो किस में प्रेजेंट रहते हैं बेटा, द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर, वो उस पानी के कॉन्टैक्ट में होते हैं जो कि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में होता है। तो मिट्टी के बीच में क्या होते हैं बेटा, वाटर प्रेजेंट रहता है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में वाटर प्रेजेंट रहता है नीचे अंडरग्राउंड। तो जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है प्लांट की, उस पानी के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है, तो जल्दी से जैसे ही पानी आता है, जैसे ही प्लांट को लगता है कि पानी की जरूरत है, तो वो जल्दी से क्या कर लेता है, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, 11.7 का ए देखिए, ये देखिए, ये जाइलम वेसल्स होता है। अब देखिए बेटा, जो वाटर को कैरी करता है ना रूट से, वहाँ पे कोई एक वेसल प्रेजेंट रहती है, जैसे हमारी बॉडी में हमने पढ़ा था ना वेसल्स प्रेजेंट होती है, वैसे इनकी बॉडी में भी वेसल्स प्रेजेंट रहती है। उस वेसल को क्या कह दिया जाता है, जाइलम वेसल। तो ये जाइलम वेसल होती है। जाइलम वेसल क्या करती है, यहाँ से इसने रूट लिया, और ये रूट हेयर देखिए कैसे फैली हुई है, तो रूट हेयर है और ये जाइलम वेसल है, ये यहाँ से पानी को क्या करती है, बिल्कुल सोख लेती है, और उसके बाद धीरे 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 पूरे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचा देती है। ठीक है, किसके, प्लांट बॉडी के पार्ट्स तक। ओके,
Now, can you guess how water move from the root to the leaves? तो क्या आप गैस कर सकते हो कि कैसे पानी लीव्स तक पहुंचता होगा, जड़ से पत्ती तक कैसे पहुंचता होगा? What kind of transport system is present in plants? तो प्लांट्स में कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट रहता है बेटा? तो बूजो थिंक्स दैट प्लांट्स में हैव पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन आवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। बूजो सोचता है, बूजो से जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बूजो सोचता है कि शायद प्लांट्स के पास एक पाइप जैसा होता होगा पूरी बॉडी में, जो कि जैसे कि हमारे घरों की पाइपलाइन में होता है वैसा ही पाइप प्लांट्स के पास भी होता होगा, जो कि पूरे घर में पूरे बॉडी पार्ट्स में उसके पानी को लेके जाता होगा। उसने कुछ कुछ तो ठीक सोचा, लेकिन उसे एग्जैक्टली नहीं पता था, है ना? तो थोड़ा बहुत ऐसा सोचा। तो चलिए जानते हैं। वेल, बूजो इज राइट, बूजो सही था। कुछ पाइप लाइक सिस्टम ही बॉडी में प्रेजेंट रहता है प्लांट्स के। तो प्लांट्स है पाइप लाइक वेसल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट्स के पास क्या होते हैं? पाइप लाइक वेसल होते हैं जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेके जाते हैं। कहाँ? यानी कि सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और लीफ तक पहुंचाते हैं। और जो ये सिस्टम होता है पाइप जैसा सिस्टम ही ये होता है बेटा। ओके, तो फिर बोल रहा है कि द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल। तो जो ये वेसल्स होती हैं ये स्पेशल टाइप की सेल से मिलके बनी हुई रहती हैं। इसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू। और इन टिश्यूज को क्या कह दिया जाता है बेटा जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं? वस्कुलर टिश्यू। ओके, जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू के एग्जाम्पल होते हैं जिनके बारे में कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो देखिए सबसे बेसिक यूनिट क्या है हमारी बॉडी की? सेल्स हैं, है ना? हमने पढ़ा था। तो बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती है तो क्या बना देती है बेटा? टिश्यू बना देती है। तो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो टिश्यू एक सेल्स का एक ग्रुप है जो कि कुछ स्पेशल, जो बहुत ज्यादा स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम। तो ऐसी टिश्यू, ऐसी वस्कुलर टिश्यू जो कि पौधों में वाटर और न्यूट्रिशन का सप्लाई करती है, वाटर और एंड न्यूट्रिशन को जो ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट में, उसे क्या कह दिया जाता है? जाइलम टिश्यू। ठीक है, कौन सी टिश्यू बेटा? हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि प्लांट है पाइप लाइक वेसल, पाइप जैसा ही वेसल होता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ताकि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ट्रांसपोर्ट किया जाए, लेके जाया जाए ऊपर। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल। तो वेसल्स क्या होती हैं? स्पेशल टाइप की सेल से मिलके बनी हुई रहती है फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू। और ये स्पेशल टाइप की सेल्स क्या किसका फॉर्मेशन करती है? वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। फिर बात आती है कि ठीक है वस्कुलर टिश्यू तो आप कह रहे हो, पर ये टिश्यू होते क्या हैं? तो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। टिश्यू क्या है? सेल का एक ग्रुप है जो कि स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो द वस्कुलर टिश्यू फॉर, तो ऐसा वस्कुलर टिश्यू जो कि वाटर और मिनरल, वाटर और न्यूट्रिशन की सप्लाई के लिए बना हुआ रहता है प्लांट्स में, उसे क्या कह दिया जाता है? जाइलम। ठीक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसे जाइलम वेसल या जाइलम टिश्यू कहा जाता है। ठीक है बेटा, और ये रूट हेयर है। ओके, now the xylem forms a continuous network of channels that connect root to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant। तो जाइलम, जो जाइलम टिश्यू है, जो जाइलम वेसल है, ये फॉर्म करती है एक कंटिन्यूस, एक नेटवर्क, एक जाल इसका फैला हुआ रहता है जो कि रूट को लीव्स से जोड़ती है, लीव्स को तने से जोड़ती है यानी कि स्टेम से जोड़ती है, और इनको फिर ब्रांचेस से, मतलब कि रूट, लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस को जोड़ के रखती है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। कौन? जाइलम वेसल। और इसी वजह से एंड दस ट्रांसपोर्ट्स वाटर, और ये क्या करती है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है पूरे प्लांट में, क्योंकि ये सब जगह प्रेजेंट रहती है ना? तो जैसे 11.7 का बी देखिए आप, सेक्शन ऑफ रूट, और दूसरा ये क्या है? ट्री। देखिए कैसे ये जा रही है, कैसे वाटर को लेके जा रहा है। देखिए कोई कैसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक पाइप जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ भी गया है, यहाँ भी जाएगा, सब जगह जाता है। ये देखिए यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया। तो ये क्या होता है? एक
पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक सिस्टम होता है, जैसे कि घरों में पाइपलाइन सिस्टम होती है पानी के लिए, ठीक वैसा ही प्लांट की बॉडी में भी होता है, जो कि वाटर, न्यूट्रिशन, मिनरल्स को कैरी करके लेके जाता है जड़ से तने तक, तने से पत्तियों तक, पत्तियों से शाखाओं तक, और पूरे प्लांट में ये फैली हुई रहती है ताकि पूरे के पूरे प्लांट को वाटर मिल सके। ओके, नाउ पहेली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल इन वाटर इफ दे आर समवॉट ड्राई। तो पहेली कहती है कि उसकी जो मदर है वो लेडी फिंगर, भिंडी और कुछ ऐसी कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, उनको वो क्या कर देती हैं, अगर वो ड्राई हैं तो उनको पानी में डाल देती हैं कुछ टाइम के लिए। सी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर इनटू देम। वो जानना चाहती है कि कैसे वो पानी, जो बाहर का पानी है, उन वेजिटेबल्स के अंदर कैसे चला जाता है। तो पहेली इसको जानना चाह रही है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। आपको पता है कि जो पत्तियां होती हैं वो फूड को सिंथेसाइज करती हैं, वो खाना बनाने का काम करती हैं। द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो खाना बना है उसको जरूरत है कि वो प्लांट के हर एक पार्ट तक उसे पहुंचाए। ठीक है, या वो खाना हर एक पार्ट तक पहुंचे, प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचे, इसकी जरूरत होती है। दिस इज डन बाय द वॉस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। तो ये कैसे होता है, ये एक दूसरे टाइप के वॉस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है। अभी एक टाइप का जो हमने पढ़ा था वो तो हमने जाइलम पढ़ा था, जाइलम जो कि वाटर का कंडक्शन करता है, वाटर में मिक्स मिनरल्स को और न्यूट्रिशंस को लेके जाता है। दूसरे टाइप का जो वॉस्कुलर टिश्यू है, वो दूसरे टाइप का वॉस्कुलर टिश्यू, उसको हम क्या कह देते हैं, वॉस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड द फ्लोएम। उसे क्या कहा जाता है, फ्लोएम बेटा। ओके, दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट। तो यानी कि जाइलम और फ्लोएम वो सब्सटेंस हैं जो कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेटा मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बताऊं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि वाटर को कौन कंडक्ट करता है प्लांट में और फूड को कौन करता है। तो वाटर के लिए तो आपको याद करना ही पड़ेगा जाइलम। तो जब आप फ्लोएम बोल रहे हो तो बेटा है तो पी से स्टार्ट, लेकिन कैसा फील हो रहा है, फॉ लग रहा है ना, फॉ, एफ जैसा फील आ रहा है। फ्लोएम, फ्लोएम तो नहीं बोलते ना, फ्लोएम बोलते हैं। तो एफ फॉर फ्लोएम, और एफ मीन्स कि नॉर्मली तो पी फॉर फ्लोएम होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के थ्रू हम एफ फॉर फ्लोएम बोल रहे हैं ना, फ्लोएम, और एफ फॉर फूड। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। ठीक है, लीव्स बना हुआ जो फूड है उसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है। तो जब आपको फ्लोएम याद होगा तो जाइलम वाटर के लिए होता है। ठीक है, ये सब जगह आपसे पूछा जाता है कि वाटर को कौन कंडक्ट करता है और फूड को कौन कंडक्ट करता है प्लांट्स में। तो वाटर को कंडक्ट करने वाले जो टिश्यू होते हैं या जो वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल, और जो फूड को कंडक्ट करता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, फ्लोएम वेसल। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होते हैं जो कि सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होते हैं, किसमें, प्लांट्स में। तो आपको एक्टिविटी दी गई है 11.3। ठीक है, आपसे कहा गया टेक अ लार्ज पोटैटो एंड पील ऑफ इट्स आउटर स्किन। तो एक बड़ा सा आलू लीजिए और उसे छील दीजिए, उसकी आउटर स्किन को छील दीजिए, आपसे कहा जा रहा है। तो कट वन ऑफ इट्स एंड टू मेक द बेस फ्लैट। तो इसके एक एंड को कट कर दीजिए ताकि इसका बेस क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए। ओके, नाउ मेक अ डीप एंड हॉलो कैविटी। मतलब कि नीचे से कुछ ऐसे कट कीजिए कि ऐसा फ्लैट हो जाए, जो गोल आलू है ऐसा कुछ था तो वो ऐसा हो जाए, फ्लैट हो जाए, कुछ इस तरीके से कट कीजिए। और फिर ऊपर से आप क्या कर दीजिए, एक डीप, और जैसे ये आपने फ्लैट कर दिया, कुछ इस तरीके का आपका आलू है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे को कट लगा के एक डीप और हॉलो कुछ इस तरीके से उसे कट कर दीजिए, बीच में से मतलब कि खाली उसे रख दीजिए, हॉलो मीन्स खोखला उसे कर दीजिए। ठीक है, नाउ मेक अ डीप एंड हॉलो कैविटी ऑन द अपोजिट साइड। ऊपर साइड से या उसके अपोजिट साइड से आपने क्या कर देनी है, एक डीप हॉलो कैविटी वहां पे को बना देनी है कट करके। ठीक है, फिल हाफ ऑफ द कैविटी विथ शुगर सॉल्यूशन। हाफ कैविटी को शुगर सॉल्यूशन से फिल कर दीजिए। ओके, and mark the level by inserting a pin in the wall of the potato। तो और उसके लेवल को मार्क कर दीजिए, कोई पिन ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, तो वहां पे कोई एक मार्क कर दीजिए कि आपका शुगर सॉल्यूशन यहाँ तक आया है। ठीक है, फिगर 11.8 इसमें दिखाया गया। देखो क्या किया है, इसमें हॉलो कैविटी बना रखी है ना, और शुगर सॉल्यूशन यहाँ तक है तो यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो ओके, इसमें भी है, 2 उसमें लिए गए हैं, और यहाँ पे एक पिन लगा दिया। अंदर तक नहीं घुसानी, अंदर तक घुसाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने पिन लगा दी, इसका मतलब कि यहाँ पे तक शुगर
सॉल्यूशन है, इसमें शुगर सॉल्यूशन है, और ये क्या है बेटा, ये पोटैटो है। पोटैटो का नीचे का बेस फ्लैट किया हुआ है, ऊपर से क्या कर दिया है, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया है, एक कैविटी बना के, एक खोखला उसको बना के, काट के हमने खोखला बना दिया, उसके बाद ऐसे किया, ठीक है। तो फिर बोल रहा है फिल हाफ ऑफ द कैविटी विद शुगर सॉल्यूशन एंड मार्क द लेवल बाय इंसर्टिंग अ पिन इन द वॉल ऑफ द पोटैटो। तो पोटैटो की वॉल में पिन को इंसर्ट कीजिए और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। पुट द पोटैटो into a dish containing a small amount of water। तो इसमें क्या कर दीजिए, पोटैटो को एक इस कंटेनर में या कुछ इस तरीके की डिश में रख दीजिए जहाँ पे को थोड़े से अमाउंट में पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट हो। मेक श्योर दैट द लेवल ऑफ वाटर इज बिलो द लेवल ऑफ द पिन। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी पिन यहाँ है तो वाटर उससे कम होना, जहाँ पे आपकी पिन लगी हुई है, जहाँ तक आपने शुगर सॉल्यूशन रखा हुआ है, उससे कम पानी होना चाहिए, ठीक है। तो अलाउ द एपरेटर्स टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स। तो कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे ही रख के छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे कि जिसमें आपने पिन लगाया था, खोखला आलू था, उसमें कुछ को आपने क्या कर दिया, शुगर सॉल्यूशन से भर दिया और थोड़े टाइम तक उसे एक कंटेनर में, पानी वाले कंटेनर में रख के थोड़े टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए उसे छोड़ दिया। अब आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो बोल रहे हैं अब कुछ घंटे बाद जब आप देखेंगे यू वुड फाइंड एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ शुगर कंसंट्रेशन। आप देखेंगे कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद, कि जितना आपने शुगर डाला था, जितना भी आपका पिन तक का जो भी पोर्शन था, उससे ऊपर इसका लेवल बढ़ गया है, मतलब कि शुगर का सॉल्यूशन अब बढ़ गया है, आप ऐसा देखोगे, ठीक है। हाँ, फिर बोल रहे हैं हाउ डिड वाटर गेट इनसाइड द पोटैटो। इसका मतलब ये हुआ होगा कि नीचे का जो पानी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अंदर गया होगा। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि ये पानी उस आलू के अंदर गया कैसे, उस पोटैटो के अंदर ये पानी गया कैसे, ठीक है। फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस वाटर कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो जो पानी होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में क्या कर सकता है बेटा, मूव हो सकता है, ठीक है। इन द सेम वे वाटर रीच जाइलम वेसल ऑफ द रूट फ्रॉम द सॉइल। और कुछ इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से जो पानी होता है, जो वाटर होता है, जाइलम वेसल्स के जड़ से लेके मतलब सॉइल से फिर जड़ में कुछ इसी तरीके से जाता है जो पानी, जो सॉइल हमारा लेता है, ठीक है। कुछ यही तरीका होता है। इन द सेम वे वाटर रीचेज जाइलम वेसल। तो इसी तरीके से जाइलम वेसल में जो पानी पहुंचता है वो ऐसे ही पहुंचता है, जो रूट से निकला हुआ, या रूट जो एब्सॉर्ब करती है सॉइल से वाटर को, वो जाइलम वेसल में कुछ इसी तरीके से जाता है, जैसे कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। आप ये ट्राई कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो बेटा। फिर उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है ट्रांसपीरेशन। एक नया टर्म हमारा आ रहा है जिसे कि हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, जो कि आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो क्लास 6 में आपने पढ़ा था, आपको याद कराया गया था कि बहुत सारा पानी क्या होता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्लांट रिलीज करते हैं, मतलब कि बहुत सारा पानी प्लांट्स रिलीज करते हैं, और उसको क्या बोल देते हैं बेटा, उसे ट्रांसपीरेशन हम बोल देते हैं, ठीक है। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं, मिनरल्स को, न्यूट्रिशन को और वाटर को सॉइल से लेते हैं। हमें पता है सॉइल में जो मिट्टी होती है उसमें वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, तो प्लांट्स उनको लेता है। तो फिर बोल रहा है नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय द प्लांट। तो लेकिन जितना भी पानी प्लांट यूज करता है, जैसे कि जितना भी खाना हम खाते हैं वो पूरा बॉडी नहीं एब्जॉर्ब करती है, हमने कहा ना, ठीक वैसे ही जितना भी पानी प्लांट ने लिया वो सभी का सभी यूज नहीं होता है, ठीक है, वो प्लांट उसको अपने यूज में नहीं लेता है। तो द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्ट्रोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है किससे, स्ट्रोमेटा से। स्ट्रोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें कि जिनके चारों ओर सेल्स लगी हुई रहती हैं, जैसे गार्ड सेल बोलते हैं, वो उसे गार्ड करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो द वाटर इवेपोरेट होता है कहाँ से बेटा, थ्रू द स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा से, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, लीव्स की सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं।
बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये क्या होता है, प्रोसेस की बोल रहा है कि इवेपोरेट होता है वाटर। कैसे होता है, जो स्ट्रोमेटा लीव्स की सरफेस में प्रेजेंट स्ट्रोमेटा के थ्रू जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है। और इवेपोरेशन की इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, ट्रांसपिरेशन। यानी कि पौधों में जो ट्रांसपिरेशन होता है वो इवेपोरेशन की एक प्रोसेस होती है जो कि पौधों में प्रेजेंट स्ट्रोमेटा की वजह से होती है। ठीक है, तो द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल। तो जो ये एक इवेपोरेशन होता है वो क्या करता है ना, एक सक्शन पुल को जनरेट करता है। अब ये सक्शन पुल क्या होता है बेटा, द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आप स्ट्रॉ का यूज करते हैं ना। स्ट्रॉ का जब आप यूज करते हैं तो आप कितनी जोर से सक उसे करते हैं, कैसा प्रेशर आप लगाते हैं ना उसमें सक करने के लिए स्ट्रॉ में। तो ठीक वैसा ही प्रेशर, ठीक वैसा ही पुल, वैसे ही खींचा जाता है किसके थ्रू, जो जाइलम है, ठीक वैसे ही सॉइल में प्रेजेंट या रूट में प्रेजेंट वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है, जैसे कि हम एक स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए हम जैसे उसे खींचते हैं। ठीक है, तो विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट, जो कि पानी को ऊपर तक लेके आता है, जैसे कि हम लेके आते हैं पानी को ऊपर अपने मुंह तक। इन द टॉल ट्री, ऐसे ही लंबे लंबे पेड़ों में भी ऐसे ही सक्शन पुल लगाया जाता है और ऊपर तक पानी को खींचा जाता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, प्लांट्स को ठंडा भी रखता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी बॉडी की स्वेटिंग हमें क्या करती है, ठंडा रखती है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमसे बूजो पूछ रहा था, बूजो वांट्स टू नो व्हाई प्लांट एब्जॉर्ब अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल देन गिव ऑफ बाय ट्रांसपिरेशन। तो बोल रहा है देन गिव इट ऑफ बाय ट्रांसपिरेशन। बूजो बोल रहा है कि बूजो जानना चाहता है कि क्यों प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को, क्यों एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, देन गिव इट ऑफ बाय ट्रांसपिरेशन, जो कि बाद में वापस ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो वापस दे देते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे। ठीक है, क्यों वो इतना ज़्यादा लेते हैं जब उन्हें ट्रांसपिरेशन ही करना होता है, तो ऐसा बूजो कह रहा है। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में हमारा चैप्टर था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो हमने इसमें ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है उसके बारे में जाना। हमने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग होता है परिवहन। परिवहन जानवरों में भी यानी कि जंतुओं में भी और प्लांट्स पौधों में भी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने सर्कुलेशन से स्टार्ट किया। हमने कहा कि हमारी बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ पाइप टाइप के या कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि जो भी हम खाते हैं, हमने वाले डाइजेस्ट, हमारा जो फूड है, हमारा जो वाटर है, हमारा जो ब्लड है, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। और जब इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस टाइम पे फिर हमें एनर्जी मिलती है। और ये किसके थ्रू होते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट, ये हमारे ब्लड के थ्रू होते हैं। और यही ब्लड क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि यही ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला पार्ट हमने ब्लड पढ़ा। हमें ये बताया गया कि जब आपके हाथ में या कट लग जाता है तो तब क्या होता है, तब हमारी ब्लीडिंग होने लगती है ना, ब्लड फ्लो होने लगता है। तो आपने देखा होगा कि ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स रहती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमने जाना कि जो फ्लूइड होता है, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और एक टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट रहती है, जैसे कि रेड ब्लड सेल या RBC कहा जाता है। R फॉर रेड, B फॉर ब्लड एंड C फॉर सेल्स। तो इसको RBC कहा जाता है। और इनमें एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस है, हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन जो सांस हम लेते हैं उससे बाइंड होता है और जल्दी से मिक्स हो जाता है ब्लड में, जिससे कि बॉडी के हर एक सेल को, बॉडी तो ब्लड तो हर एक सेल तक जाता है, अब ब्लड हर एक सेल तक जाता है तो वो क्या कर देता है, हर एक सेल तक ऑक्सीजन भी पहुंचा देता है, जिससे कि सारी की सारी सेल्स हमारी एक्टिव रहती हैं और अपना काम करते रहती हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा कि दूसरे टाइप की सेल्स भी होती हैं, जिन्हें कि WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। W मीन्स व्हाइट, B मीन्स ब्लड एंड C फॉर सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती है, जो कि फाइट करती है हमारी जो बॉडी में जर्म्स होते हैं, जितनी भी डिजीजेज होती हैं, जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, उनसे ये लड़ता है और हमें बीमार होने से बचाता है। ये कुछ ऐसे ही काम करती हैं जैसे कि सीमा में तैनात हमारे सिपाही करते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सोल्जर
ऑफ द बॉडी इनको कहा जाता है, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के सिपाही जो कि हमें बचाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी आर्मी बचाती है ना हमको टेररिस्ट से, बॉर्डर में लगे रहते हैं, खुद शहीद हो जाते हैं, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं होने देते, तो ठीक वैसे ही हमारे जो ब्लड वेसल्स, मतलब हमारी जो ब्लड है, वाइट ब्लड सेल्स है, वो भी हमें क्या करती है, बचाती है, किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी डिजीज से हमें ये बचाने का काम करती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एक और चीज प्रेजेंट रहती है ब्लड में, जिसे कि हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, जो कि क्लॉटिंग के टाइम पे यूज होती है, ब्लीडिंग को रोकने का काम इसका होता है, ठीक है। फिर हमने ब्लड वेसल्स के बारे में बात करी, हमने कहा कि दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, एक तो होती है कौन सा, आर्टरीज, और दूसरी होती है वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज का काम है क्या, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाना, लेकिन एक जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इसका एक्सेप्शन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जाती है, ओके। और दूसरा जो हमने पढ़ा था वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है और फिर उसे क्या कर देती है, वापस हार्ट तक पहुंचा देती है, ताकि वहां क्या हो जाए, दोबारा से उसका प्यूरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। फिर हमने पल्स पढ़ी थी, हमने कहा कि आप क्यों, जब भी आप अपने यहाँ पे हाथ रखते हो या इस पोर्शन में हाथ रखते हो, तो आपको एक बीटिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, थम्बिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो क्यों प्रोड्यूस होती है बेटा, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो क्या कर रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत फ्लो में जा रहा होता है, तो उस फ्लो में जाने की वजह से हमें बीट फील होती है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया था कि आप एक्टिविटी करोगे कौन सी वाली, आप अपनी दोनों मिडिल और इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे रखेंगे और अपनी बीट को, फिर अपनी जो पल्स रेट है उसे आप काउंट करोगे, 1 मिनट में कितनी बार बीट हो रहा है। तो 1 मिनट में जितनी बार बीट हुआ उसे आप क्या बोल देंगे, पल्स रेट, और जो नाप रहे हो आप उसे क्या बोल दोगे बेटा, पल्स बोल देंगे, ठीक है। फिर आपको इसी बेसिस पे ऑब्जर्वेशन फिल करने थे, मैंने कहा था कि क्लासमेट तो है नहीं आपके, तो अपने घर वालों के ही आप ऑब्जर्वेशन को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कैपिलरीज, हमने कहा था कि बहुत ही छोटी छोटी कैपिलरीज, बहुत ही थिन ट्यूब्स प्रेजेंट रहती है, जो कि वेन से ज्वाइन हो जाती है, ओके। फिर हमने हार्ट के बारे में जाना था, हमने कहा था कि एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूअसली एक पंप की तरह काम करते रहता है बिना रुके, और जिस दिन हार्ट रुक गया, जिस दिन हार्ट ने अपना काम करना रोक दिया, इट मीन्स कि उस दिन उस पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए एक पंप जो कि बहुत सालों से लगातार काम कर ही रहे, तो एब्सोल्युटली आप नहीं इमेजिन कर पाओगे, आप कहोगे कि वो तो खराब हो जाएगा, लेकिन हमारा हार्ट भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, हमेशा पंप करते रहता है, और उसे क्या कहा जाता है, मतलब कि ये क्या होता है, हमारा हार्ट जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है पूरी लाइफ, ठीक है। तो हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहता है, और ये थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, टिल्टेड मीन्स होता है झुकना, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है लेफ्ट साइड की तरफ, इसीलिए हमें अपनी हार्ट बीट कहाँ समझ आती है, लेफ्ट साइड में, हमें लगता है कि हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, जबकि वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है। फिर हमने हार्ट का डायग्राम देखा था, हमने कहा था कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं, और चैम्बर के बीच में सेपरेशन होता है। ये सेपरेशन इसलिए होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, क्योंकि अगर दोनों टाइप के ब्लड अगर मिक्स हो जाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर तो मिक्सिंग हो जाएगी, तो फिर क्या फायदा। तो यहाँ पे को लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर होते हैं जहाँ पे को ब्लड को मिक्स होने से बचाया जाता है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, तो ये फंक्शन यहाँ पे को होता है। और साथ ही साथ हार्ट में कौन सी टिश्यू होती है बेटा, कार्डिक, कौन सी मसल होती है, कार्डिक मसल, ठीक है। इसीलिए जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हार्ट को जो देखते हैं, हार्ट की जो स्टडी करते हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ओके। फिर हमने हार्ट बीट के बारे में बात करी थी, हमने कहा था कि हमारे वॉल में, हमारे हार्ट की वॉल में कुछ चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं मसल से बने हुए, और ये मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं। तो इनका एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड वन कंप्लीट जो रिलैक्सेशन होता है, उसी को एक हार्ट बीट कहा जाता है। तो हार्ट बीट के लिए भी आप ऐसे ही करोगे, आपसे कहा गया था कि आप क्या कीजिए, 1 मिनट का टाइम लगाइए और उस 1 मिनट में आप अपनी हार्ट बीट को चेक कीजिए कितनी बार बीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी गई थी, एक फनल आपसे कहा गया था, और स्टेटोस्कोप हमसे बताया गया था कि डॉक्टर के गले में जो लटका हुआ रहता है वो स्टेटोस्कोप होता है, और ये स्टेटोस्कोप की वजह से डॉक्टर क्लियरली हमें बता सकते हैं, क्लियरली सुन सकते हैं हमारी हार्ट बीट को, और उस सुनने से वो बता सकते हैं कि किस तरीके के हमारे हार्ट की साउंड ठीक है नहीं है, हमने ये पढ़ा था। फिर हमसे कहा गया था कि एक आर्टिफिशियल ये बनाइए, और उसके बाद
आपने क्या करना था बेटा, स्टेथोस्कोप आपने बनाया था और उसके बाद आपसे कहा गया था कि हार्ट बीट और पल्स रेट को इस टेबल में फिल कीजिए। स्टूडेंट तो है नहीं अभी करा, क्योंकि आप घर पे हो तो आप घर के लोगों का काउंट कर सकते हो। जब आप रेस्ट में हो, जब कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, उस टाइम पे नापिए, हार्ट बीट भी पल्स रेट भी दोनों को नोट कीजिए। उसके बाद आप उन्हीं से कहिए कि चलिए 4-5 मिनट के लिए आप थोड़ा सा दौड़िए। फिर दौड़ने के बाद उनकी हार्ट बीट को नापिए। जब दौड़ेंगे आप तो उनकी हार्ट बीट क्या कीजिए, 1 मिनट बाद चेक कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो हार्ट बीट है ये ज़्यादा आएगी, रनिंग आफ्टर रनिंग ये हार्ट बीट ज़्यादा आएगी 1 मिनट में, और पल्स रेट भी ज़्यादा आएगी। जबकि जब रेस्ट में है हार्ट बीट और पल्स रेट थोड़ा कम कम आएगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि एक्सक्रीशन होता है। ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन बॉडी में बनने वाला जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सक्रीशन बोल देते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने जाना, और आप लोगों ने मॉडल बनाया होगा। आई होप कि मॉडल आप लोगों ने बनाया है और आज इसी से आपने पढ़ा। तो फिर हमने कहा कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वो कंसिस्ट करता है 2 किडनीज को, 2 यूरेटर को, 1 यूरिनरी ब्लैडर को और 1 यूरेथ्रा को। ठीक है, तो जब भी बॉडी में ब्लड का सप्लाई होता है तो ब्लड में क्या क्या होता है, एक साइड से तो ब्लड प्योर फॉर्म में होता है, दूसरी साइड से ब्लड क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म में होता है। तो वो किडनी के पास आती है। ठीक है, वो ब्लड जो वेसल्स होती है किडनी के पास आती है। जितना अच्छा ब्लड होता है वो तो किडनी वापस भेज देती है ब्लड में, लेकिन जितना इम्प्योर ब्लड होता है उसको फिल्टर करके, किडनी एक फिल्टरिंग यूनिट की तरह काम करती है, उसको फिल्टर करके जो वेस्ट बनता है वो यूरिन के फॉर्म में बनता है, यूरिया बनता है, और उस यूरिन को इन दोनों यूरेटर में डाल दिया जाता है। और दोनों के दोनों यूरेटर किससे जुड़े हुए हैं, यूरिनरी ब्लैडर से। इसको यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिया जाता है। अब इसको क्या किया जाता है, ऐसे ही वेस्ट आते जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर में वो यूरिन इकट्ठा होता जाएगा और धीरे धीरे फिर वो नीचे की तरफ आएगा और यूरेथ्रा से उसे पास आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था कि और भी एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल होते हैं अमोनिया को रिलीज करते हैं, कुछ होते हैं यूरिया को रिलीज करते हैं, कुछ यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। तो सबके अलग अलग देखा। उसके बाद हमने बात करी थी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। प्लांट में कैसे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। हमने पढ़ा कि जो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको तो जाइलम वेसल करती है, जबकि जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है बेटा, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम फूड को लेके जाता है प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। दोनों के दोनों वेसल्स होते हैं और जो कि टिश्यूज से मिलके बने हुए रहते हैं। और टिश्यू किससे मिलके बने हुए रहते हैं बेटा, बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में जाना था। ट्रांसपिरेशन एक तरीके का वाटर लॉस होता है प्लांट में, जिसकी जरूरत नहीं होती है, वो इवेपोरेट हो जाता है और वापस एनवायरमेंट में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आज हमने इतना कुछ पढ़ा था हमारे चैप्टर में, और अब हम जानते हैं व्हाट यू हैव लर्न, हमने क्या क्या सीखा। एक समरी हम देखते हैं। तो बोल रहा है कि इन मोस्ट एनिमल्स द ब्लड दैट सर्कुलेट इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट्स फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। तो बहुत सारे एनिमल में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है बॉडी में, और ये क्या करता है, यही ब्लड होता है जो कि खाने को, ऑक्सीजन को बॉडी के अलग अलग सेल्स तक लेके जाता है या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। It also carries वेस्ट प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रीशन। ये कैरी करता है किसको, वेस्ट प्रोडक्ट को। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं बॉडी में, अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में से उसको कलेक्ट करता है और एक्सक्रीशन के लिए उनकी पर्टिकुलर जगह में वो उनको भेज देता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है हार्ट को और ब्लड वेसल्स को। उसमें हार्ट भी होता है और ब्लड वेसल्स भी होते हैं। इन ह्यूमंस ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज। ह्यूमंस में जो ब्लड होता है वो कहाँ से फ्लो होता है बेटा, आर्टरीज से और विन से। एंड द हार्ट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट कैसे काम करता है, एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ब्लड किसको कंसिस्ट करता है, प्लाज्मा कंसिस्ट करता है। इसमें आरबीसी होती है, इसमें डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी क्या करती है, हीमोग्लोबिन को बाइंड करती है। डब्ल्यूबीसी जर्म से लड़ती है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉट बनाती है। प्लाज्मा फ्लूइड पोर्शन होता है ना। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट। तो जो ब्लड का कलर रेड होता है हमारा, वो एक रेड कलर के पिगमेंट की वजह से होता है, जिसे कि क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। क्यों, हीमोग्लोबिन के पास बहुत अच्छी एफिशिएंसी होती है, वो जल्दी से ऑक्सीजन से बाइंड होकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। ओके, द ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। तो जो ह्यूमन का हार्ट है वो 70 से 1 मिनट में 70 से 80 के बीच में धड़कता है।
इन एन एडल्ट पर्सन, दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट। इसे क्या कहा जाता है? हार्ट रेट। 1 मिनट में जितनी भी बीट आपको पता चलती है, 1 मिनट में होने वाली हार्ट बीट को क्या कहा जाता है? हार्ट रेट। ओके। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं और पूरे पार्ट्स में, बॉडी के सारे पार्ट्स में ये पहुंचाने का काम करती हैं। ओके। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, तो वेन्स क्या करती हैं? बॉडी के सारे पार्ट से ब्लड को लेके आती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स वाले ब्लड को लेके आती है और फिर वापस हार्ट में भेज देती है, ताकि हार्ट वहां पे उसे क्या कर सके? प्यूरिफाई कर सके। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन, यानी कि बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका जो रिमूव होना होता है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सक्रिएशन हम उसे कहते हैं। ओके। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो 2 किडनी को कंसिस्ट करता है, यानी कि उसमें 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस से मिलके बना हुआ है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, जिसमें किडनी और यूरेटर 2-2 होते हैं, एक पेयर में होते हैं, जबकि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा एक एक ही होते हैं। ओके। उसके बाद सॉल्ट एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलॉन्ग विथ वाटर एज स्वेट, तो जो सॉल्ट और जो यूरिया होता है, यानी कि यूरिया सॉल्ट मतलब कि नमक जैसे हम बोलते हैं, नमकीन जो हम बोलते हैं, और जो यूरिया होता है वो क्या होता है? रिमूव हो जाता है वाटर के साथ मिक्स होके, जिसे कि हम स्वेट बोलते हैं, जिसे कि हम पसीना बोलते हैं। ठीक है। तो आज इस चैप्टर में हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखी थी। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसकी बात हम करेंगे। ठीक है। तो कैसे एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बनते हैं, क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे हमारे 12th चैप्टर में। ओके। तब तक के लिए आपने पढ़ना है, रिवाइज करना है, जो समझ में नहीं आता है वो पूछिए, साथ ही साथ जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क कीजिए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर्स भी दीजिए। ओके। तो पढ़िए, समझिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।